सारे दल सिर्फ अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने में मदमस्त हैं, मानसिक तौर से गुलाम हो चुके। वो हमारा दल छोड़ के नहीं जाने वाले। किसी कारण उनके डीएम साहब ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को 6-7-8 हज़ार वोटों से लगभग जिता दिया, ताकि हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, हमारा युवा भटक ना सके। तो उन्होंने कहा आप अपने ज़िले की जिम्मेदारी ले लो। झांसी में विकास की अगर बात करी जाए तो स्मार्ट सिटी के नाम पे लूटा जा रहा है। सबसे पहली बात तो शौचालय बनवाए जाते हैं, उनमें सफाइयाँ नहीं होती हैं। पेड़ लगाए जाते हैं, उनमें पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो समाज सेवा में मुझे लगता उनसे अच्छा चरित्रवान व्यक्ति इस बुंदेलखंड में कोई नहीं होता। पार्टी का अगर नाम लो तो आदमी कहते समाजवादी पार्टी के गुंडे आ गए, ये बताने के लिए कि हमसे बड़ा समाज सेवी कोई नहीं है। इसलिए पोस्टर लगाए जाते भाई साहब। एक दलाल होता है और एक दल होता है कि सर्वजन सुखाय पार्टी पूरी ताकत से बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ेगी और लोगों से स्टूल नहीं छोड़ा जाता, कुर्सी तो बहुत दूर की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल यादव, आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज। लक्ष्य न्यूज में आज का खास पॉडकास्ट में हमारे साथ दिनेश कुशवाहा जी हैं, जो सर्वजन सुखाय पार्टी के जिलाध्यक्ष झांसी के हैं। तो इनसे हम जानेंगे अचानक सर्वजन सुखाय पार्टी में कैसे जुड़े और अन्य पार्टियां, बीजेपी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी है में, इनसे क्यों नहीं जुड़े, क्या वो खास चीज़ें नहीं हैं जुड़ने के लिए। तो आप कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका अनिल जी, और आपके चैनल लक्ष्य न्यूज को भी, जो आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। तो आपने सर्वजन सुखाय पार्टी ज्वाइन किया है, अचानक कैसे मूड आया आपको, कैसे लगा जुड़ने के लिए? सर्वजन सुखाय पार्टी से जुड़ने का एक ही मकसद है। दल तो तमाम है हमारे देश में और काम भी सारे दल ही कर रहे हैं लगभग। तो इन्हीं दल को अगर देखते हुए जिस प्रकार दलित, शोषित, वंचित समाज पर जो अत्याचार होने लगे, उन पे किसी भी दल की नज़र नहीं जा रही है। सारे दल सिर्फ अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने में मदमस्त हैं, या कुछ भी कह लो, क्योंकि उन्हें पता है कि साहब हमारा दल बड़ा हो गया है, हमारे दल में लोग जुड़े हुए हैं, तमाम इस प्रकार की हैं। मतलब उन्हें ये लगता है कि इस देश के लोग मानसिक तौर से गुलाम हो चुके, वो हमारा दल छोड़ के नहीं जाने वाले, हमारे ही दलों में काम करेंगे, हमारी ही पार्टी में काम करेंगे। तो सर्वजन सुखाय पार्टी में जुड़ने का मकसद ही यही है कि जो इसके नेता हैं माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव जी, उनका अगर राजनीतिक करियर की बात करी जाए तो उन्होंने शुरू से, मैं देखता चला आ रहा हूँ जब से मैंने अपना होश संभाला, उन्होंने हमेशा, मतलब उनकी राजनीति अगर देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दलित समाज, शोषित, वंचित समाज के लिए ही सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी राजनीति की, मतलब एक एक क्षण जो जैसे कहते हैं सेवा भाव, वो दिया है उन्होंने। और उसका उन्हें परिणाम फलस्वरूप अगर देखा जाए, भड़तना समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की परंपरागत सीट रही है। तो माननीय जब हमारे चुनाव लड़ते हैं 2007 में उत्तर प्रदेश की भड़तना विधानसभा से, तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहेंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं लगेगा। सही बात है ना? हाँ। तो मैं आपको बताऊं, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों जो मुझे सुन रहे हो, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको चैनल देखते हैं, तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं, 19 राउंड की लड़ाई में, 18 राउंड तक की लड़ाई में माननीय मुलायम सिंह यादव जी 3 से 4 हज़ार वोटों से उनसे पीछे ही रहे। किसी कारण उनके डीएम साहब ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को 6-7-8 हज़ार वोटों से लगभग जिता दिया। अब ये आप भी जानते हो कौन सा चुनाव रहा? ये 2007 का चुनाव रहा, विधानसभा का। और माननीय जी हमारे बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपकी पार्टी के, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो वही है कि 18 राउंड तक मुलायम सिंह यादव जी पीछे रहे और 19वें राउंड में उनकी डीएम ने उनको किसी कारण से जिता दिया। ये तो हम और आप भी जानते हैं कि आज राजनीतिक क्षेत्र में होता क्या है। एज द चीफ मिनिस्टर ऐसे कैसे हार जाएगा। अब मैं बात करूं फिर उसी सीट की, तो बाई इलेक्शन जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी सांसद बन चुके होते हैं, उसके बाद उस सीट पे बाई इलेक्शन होता है 2009। फिर हम उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिव प्रसाद यादव जी। फिर उसी सीट से हम लोग 17,000 वोटों से हमारे माननीय
उसी परंपरागत सीट से चुनाव जीते थे। मुलायम सिंह को हरा करके। हाँ, नहीं, मुलायम सिंह जी को नहीं हराया था। हाँ। मुलायम सिंह जी की परंपरागत सीट और उनके कैंडिडेट को हराया था। अच्छा। और वो भी बीएसपी के टिकट से। क्योंकि शिव प्रसाद यादव जी को बीएसपी के टिकट की तो फिलहाल मैं नहीं कहूँगा कि उन्हें ज़रूरत थी, क्योंकि उनका खुद का ही एक नेचर, कहते हैं नेता का एक चरित्र होता है, एक चित्र होता है। तो हमारे नेता का जो चित्र है वही चरित्र है। उन्हें आप फोटो में देखोगे वही स्वभाव, वही चित्र, वही चरित्र उनका आपको देखने को भी मिलेगा। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई कार्यकर्ता उनके लिए हैं, उनसे भी अगर आप कभी पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि शिव प्रसाद यादव वो व्यक्ति है जिसने राजनीतिक में सिर्फ युवाओं को इतनी चेतना दी है और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जब से ये पार्टी बनी है सिर्फ और सिर्फ युवा को ही आगे लाया जा रहा है। क्योंकि युवा वो है, सबको पता है कि जिस और युवा है उस और देश जाएगा। और हम लोगों को जिला की जिम्मेदारी दी गई झांसी की। हाँ, और आप सोचिए जिले की जिम्मेदारी देने के बाद हमारी पार्टी में यही नहीं कि किसी का मतलब वो नहीं हो, उसके बाद हमने प्रभारी जो हमारे लोकसभा प्रभारी हैं वो हमारे कम से कम 40-42 साल के व्यक्ति होंगे, बड़े अनुभवी हैं, उन्हें प्रभारी बनाया गया ताकि अगर हम जैसे नौजवान अगर कहीं जोश में आके कहीं होश ना खो बैठे, संतुलन ना खो बैठे, तो हमारे ऊपर लगाम लगाने के लिए भी उन्होंने एक ऐसे प्रभारी जी को चुन रखा है जिनका नाम सुरेश वर्मा जी है, ताकि हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, हमारा युवा भटक ना सके। सर्वजन सुखाड़ पार्टी का बैकग्राउंड क्या रहा, कब ये पार्टी बनी, आपको कब इसकी जानकारी लगी कि आपको अब भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए कब दावेदारी की? ये पार्टी पिछले साल 19 अगस्त को इस पार्टी की घोषणा हुई थी। और जब ये पार्टी की घोषणा हुई थी तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो इस पार्टी की घोषणा में मैं शामिल था। और लखनऊ से चल के हम लोग इटावा की धरती जहाँ हमारा केंद्रीय कार्यालय है वहाँ तक हम लोग सब लोग एक अपनी टीम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचे थे। तो मैं अपने आप को एक बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस पार्टी का जब जन्म उदय हो रहा था तब मैं सामने भी था और शामिल भी था और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। तो आपको ऑफर मिला इस पार्टी जुड़ने के लिए? नहीं, क्या विचारधारा आपको लगी इस पार्टी जुड़ने के लिए? इसकी विचारधारा ही लगी, ऑफर तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफर उनको दिया जाता है जिन्हें धंधा करना। हाँ। समाज सेवा में आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे नेता जो हम जैसे दबे कुचले लोगों को नेता बनाए तो कहाँ ऑफर है। उनने हमारी सिर्फ कार्यशैली को देखते हुए, समाज के प्रति भावनाओं को देखते हुए उन्होंने हमसे कहा कि जब तुम इतना सब कुछ कर रहे हो तो यार एक छोटा सा काम ही कर लो। उनकी नज़र में एक छोटा सा काम है। तो उन्होंने कहा आप अपने ज़िले की जिम्मेदारी ले लो। तो जिला छोटा थोड़ी है, जिला झांसी बहुत बड़ा जिला है। उनके लिए हमारे लिए उन्हें ये लगा कि आप एक छोटा सा हमारा काम कर लो, आप समाज सेवी तो करते ही हो और हमसे जुड़े भी हो, तो क्यों ना आप हमारी पार्टी से ही अपना काम करो। तो कहीं ना कहीं मन तो मेरा भी था। ठीक। तो जब उन्होंने हमें जिले की जिम्मेदारी दी तब मैंने उनसे कहा साहब मैं एक चींटी के बराबर और आप मुझे पहाड़ सौंप रहे हो। कह रहे देखिए दिनेश जी, हाथी बहुत बड़ा होता है लेकिन वो डरता सिर्फ चींटी से ही है। तो आप वो चींटी बन के जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े हाथी जो पैदा हो गए हैं वो हम आपके साथ मिलके इस जिले में ख़त्म करने की, और इन्हें ख़त्म ऐसा नहीं, इन्हें जड़ से राजनीतिक तौर से ही ख़त्म करेंगे कि आने वाले समय में किसी भी गरीब के साथ अत्याचार ना हो पाए, किसी के साथ भ्रष्टाचार ना हो। नेता अगर है तो वो चरित्रवान हो, नहीं तो नेता ना हो। देश की बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी में आप जुड़ सकते थे, कांग्रेस में जुड़ सकते थे, और उत्तर प्रदेश में तो सपा भी विपक्ष पार्टी है, इसमें भी आप जुड़ सकते थे। लेकिन आपको ऐसा कैसा लगा, क्या लगा कि आपको सर्वजन सुखाड़ पार्टी में जुड़ना है? देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ सकते थे, बीजेपी से भी जुड़ सकते थे और समाजवादी पार्टी से भी जुड़ सकते थे और तमाम अन्य दल हैं। अगर चलो ठीक है, अगर आपकी बात से अगर देखा जाए, चलो बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी में झांसी जिला में 3 वार्ड से विधायक रवि शर्मा जी, बिल्कुल, उनकी कार्यशैली क्या रही, कहीं ना कहीं ये मेरा मन है, मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या है क्या नहीं है। 3 बार के विधायक हैं, फिर भी उन्हें जिम्मेदारी नहीं देती है बीजेपी पार्टी। क्या जिम्मेदारी नहीं दी? सिर्फ एमएलए बना के छोड़ दिया जाता है। राजनाथ सिंह पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आते हैं और कहते हैं कि आप रवि को यहाँ से जिताने का काम करिए, रवि को बड़ा बनाने का काम हम करेंगे। तो रवि तो आज ज्यों कहता है। तो कहीं ना कहीं रवि जी के भी मन में है, लेकिन रवि जी अपनी अंतरात्मा की बात जो है
साफ दलों की वजह से डरा हुआ इतना है, लोग इतने डरे हुए हैं, चाहे वो नेता हो या समाज हो या जनता हो, वो खुल के अपनी बात नहीं कह पा रहे। झांसी के विकास को आप किस नज़र से देख रहे हैं? कैसा विकास हो रहा है झांसी में? झांसी में विकास की अगर बात करी जाए तो स्मार्ट सिटी के नाम पे लूटा जा रहा है। सबसे पहली बात तो लूटा इसलिए जा रहा है कि जो चीज़ें, जैसे अभी बरसात आने वाली है, बरसात आने के लिए स्मार्ट सिटी झांसी में क्या तैयारी है कोई पता नहीं। जहाँ जहाँ पानी भर जाते हैं, लोगों को नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, उन्हें हर एक एक चीज़ का पता है, लेकिन उस पर कोई तैयारी नहीं है। बरसात आ जाएगी, पानी भरने लगेगा, लोगों के घरों में पानी जाएगा, तमाम चीज़ें रहेंगी। शौचालय बनवाए जाते हैं, उनमें सफाइयाँ नहीं होती हैं। पेड़ लगाए जाते हैं, उनमें पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है। जहाँ रोडों पे स्मार्ट सिटी के द्वारा घर घर जो नल योजना है इनकी, वो पहुँचाने के बाद जो गड्ढे हो जाते हैं रोडों पर, उनको भरा नहीं जाता है। कितने ऐसे प्रमाण हैं स्मार्ट सिटी के जो दिखा दें? अगर ऐसी स्मार्ट सिटी होती है तो साहब माफ़ करिए साहब, क्यों बदनाम कर रहे हैं हमारे बुंदेलखंड झांसी को? झांसी हमारी शान है। आपने बताया कि झांसी आपकी शान है, इसी बात पर हम आते हैं। आप निवाड़ी ज़िले के निवासी हैं जी, किसी गांव के। आपने निवाड़ी ज़िले के जो सजग युवा शक्ति संगठन था, आप सक्रिय सदस्य थे जी। आपने लोगों की सेवा की, बिल्कुल। जो काम थे लोगों के नहीं हो रहे थे, आपने काम करवाए जी। अब जनता के बीच में भी गए, लेकिन आप अचानक निवाड़ी को छोड़कर झांसी में चले जाना कैसे हुआ? अचानक सफर तय? देखो मैं आपको बता दूं साहब, निवाड़ी हमने छोड़ी नहीं, निवाड़ी हमारा हृदय है। और हृदय इसलिए है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ आपसे कि झांसी से घिरी हुई हमारी निवाड़ी है। अगर देखा जाए तो चाहे आप हमारे झांसी से बगल से ले लो मऊरानीपुर, यहाँ से आप गरौठा तक की तरफ निकल जाओ, और यहाँ से आप बमीना की तरफ निकल जाओ, और यहाँ आप झांसी की तरफ, तो जो हमारी निवाड़ी है वो बीच में है, तो इसलिए वो हमारे हृदय है, तो उसे छोड़ने का सवाल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप सेवा झांसी में कर रहे हैं ना लोगों की। अब लोगों की हम जो झांसी में जो सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाते रिश्तेदारी तो हमारी झांसी और निवाड़ी में ही है। तो अगर हम एक नातेदार के यहाँ पहुँचते हैं तो दूसरे रिश्तेदार के निवाड़ी में भी पहुँचते हैं, अपनों के बीच में भी पहुँचते हैं। तो ऐसा नहीं कि निवाड़ी के लोग अगर हमें फ़ोन करके बुलाएं तो हम उनके बीच में ना जाएं, या उनकी समस्या ना सुने, या उनकी समस्या का समाधान ना करवाएं। सेम वही है झांसी में। और झांसी इसलिए भी है कि राजनीतिक केंद्र इसलिए बनाया क्योंकि हमारे बुंदेलखंड की अगर कभी भविष्य में अगर कुछ होता है तो झांसी, जैसे हम लोगों का सबका मानना है कि झांसी राजधानी बनेगी, तो एक केंद्र के तौर पे हमारे बुंदेलखंड, जैसे कहते हैं ना केंद्र, तो उस केंद्र के लिए हमने झांसी में बैठना इसलिए पसंद किया ताकि हम अपने आसपास के एरिया पे नज़र भी रख सकें, लोगों से मिल सकें, उनसे बात कर सकें, उनकी समस्याओं को भी सुन सकें, और कहीं ना कहीं उन्हें बता सकें कि किस प्रकार ये दल आपके साथ आपका शोषण कर रहे हैं और आपको तमाम प्रकार से आपके हक छीने जा रहे हैं, उनको उन तक बताया जा सके और उन तक हमारी बात पहुंच जाए। क्योंकि आपको पता हो कि हमने कार्यालय उस जगह खोला जहां कभी मुलायम सिंह यादव जी आए थे, अनिल जी, जिस झांसी में जिस धरती पे वो कार्यालय है, 89 में जब वो कार्यालय खोला गया तो स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने उसका उद्घाटन किया था। और उस उद्घाटनकर्ता में जिन्होंने उद्घाटन किया था वो मुलायम सिंह यादव जी थे, और जिनकी जमीन और जिन्होंने कार्यालय खोला था वो बड़े प्रसिद्ध और बुंदेलखंड के बड़े समाज सेवी हैं। उनका आदरण इतना है कि आज तक उन्हें ना कोई पद मिला, ना कभी उन्होंने एमएलए, एमपी, सरपंच कुछ नहीं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर उन्हें देखा जाए तो समाज सेवी में मुझे लगता उनसे अच्छा चरित्रवान व्यक्ति इस बुंदेलखंड में कोई नहीं होता, जिनका नाम उमेश यादव है। उन्होंने 89 में उसका कार्यालय, समाजवादी पार्टी का कार्यालय खोला था, और उस जगह मुलायम सिंह यादव जी ने फीता काटा था। आप सोचिए 40 साल बाद वो कहानी आज फिर दोहराई गई। पिछले महीने पार्टी अलग हो गई, वो पहले समाजवादी पार्टी का कार्यालय था, समाजवादी पार्टी थी, अब सर्वजन सुखाय पार्टी हो गई। तो कहीं ना कहीं 40 साल पहले जब मुलायम सिंह यादव जब दलित, सूचित, वंचित, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, तो ये हकीकत बात है कि उन्होंने लड़ाई लड़ी भी। अब किस कारण पार्टी में विफल हो गया, किस कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला, किस कारण उन्होंने लोगों के गुंडियाई चालू करा दी, क्यों उन्होंने अपने नेताओं पे अंकुश नहीं लगाया, क्यों उन्होंने अपने समाज पे अंकुश नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं इसलिए वो पार्टी लोगों की एक छवि बन गई, आइडल मानने लगे लोगों से। पार्टी का अगर नाम लो तो आदमी कहते समाजवादी पार्टी के गुंडे आ गए। ये एक शब्द
बहुत पहले मिला था हम लोगों को सुनने के लिए, और आज भी लोगों के पास जाओ तो ये शब्द हैं लोगों के। ये तो विपक्ष पार्टी आरोप लगाती है, जैसे आपने कहा कि गुंडा है समाजवादी पार्टी, गुंडों को जैसे कह दिया है, तो ये कुछ खास सबूत होते हैं, जैसे कह देना कोई भी कुछ कहता रहता है, ये गुंडा अचानक कैसे आ गया शब्द? राजनीति में अगर सबूत की बात करी जाए तो आप बुंदेलखंड में उठा के देख लीजिए, आप बताइए। हर कोई कहता है कि दीपनारायण सिंह गुंडे हैं। एक बात मैं कह रहा हूँ, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं सुनने की जनता में ये भी आता है कि दीपनारायण सिंह यादव ने बहुत कुछ किया है जनता के लिए, बिल्कुल, कई बहनों के भाई हैं जी, कन्याओं की शादी की है, तो ये सब करते रहते हैं वो, और फिर उस पर भी आरोप लगते रहते हैं कि ये गुंडे हैं। कैसे अचानक ये शब्द? अच्छा एक बात बताइए, हाँ। आप घर में रोज पूजा करते हैं? हाँ। ईश्वर को मानते हैं? बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। हाँ। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पे फोटो डाली अपनी कि आज मैं शंकर जी को 2 अगरबत्ती लगा के आया? हाँ, नहीं। और भव्य घिया का दीपक जलाया और बड़े प्रेम से उनकी आरती करी? ऐसा कभी हमने किया? नहीं। हम आप भी हाथ में एक कलावा बांधते हैं, किसके लिए? विश्वास के लिए, कि कहीं ना कहीं हमारा उस ईश्वर में मान भाव है, विश्वास है। तो जब अगर हम समाज सेवी हैं, राजनीतिक हैं, और अगर हम उसका बखान करते चलें, जैसे बेटियों का ब्याह किया, बहुत अच्छी बात है, ये सबको पता है, लेकिन उसे पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? इसलिए डाल देना, आप प्रेरित हो, आप भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए नहीं, हाँ। ये बताने के लिए, हाँ। कि हमसे बड़ा समाज सेवी कोई नहीं है, हाँ। इसलिए पोस्टर लगाए जाते भाई साहब। अनिल जी, नहीं, प्रेरित करने के लिए वैसे हम कई चीज़ें करते हैं कि ऐसा किया मैंने, ताकि आप लोग भी प्रेरित हो, सब लोग प्रेरित हो। जैसे कि आज मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, हाँ। लोग हमें इसलिए देख रहे होंगे और कह रहे होंगे, ना तो राजनीति में हमारा परिवार से कोई है, हाँ। ना राजनीति कोई हमारा बैकग्राउंड है, हाँ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, लेकिन भैया वो तो बहुत बड़े नेता हैं, उन तक तो हम कभी हो ही नहीं सकते। उनकी राजनीतिक स्टाइल क्या है वो सबको पता, और हमारी राजनीतिक स्टाइल क्या है वो हम बताने के लिए जा रहे हैं। हम तो साहब मानवर काशीराम जी के और लोहिया जी के चेले रहे, उनको आदर्श मानते अपना। एक रोटी बांध के घर से कपड़े में निकल के लोगों के बीच में जाना, फिर उनसे समाज की हित की बात करना, उन्हें जगाना, साहब बहुत कठिन काम है। अब और सोचिए, पहले तो सुख साधन भी नहीं हुआ करते थे, आज तो हमारे पास मोटरसाइकिल भी है, कार भी है। तो हम चाहते हैं कि जब हम कार से जाएंगे तो लोगों को ये पता है कि साहब ये कोई बड़े आदमी आ गए, इनने भी कोनो दल बना लो और ये भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम जैसे युवा, हम अपने गरीब किसान कमेरा के जब घर जाएंगे तो उनको ये बताना चाहते हैं, हम उनसे प्रेरित होके आए, हम फॉर्चूनर, राइफल और दबंग और बाहुबली लोगों से प्रेरित होके राजनीति में नहीं है। हाँ। हम राजनीति में लोहिया जी को, हाँ। मानवर काशीराम जी को, और भी जो हमारे समता मूलक समाज में जन्मे हुए जो महापुरुष हैं, उन्हें देखते हुए हम राजनीति में, और उन्हीं के ही तरीके से हम आप सब तक पहुंचेंगे। क्या मुद्दे लगते हैं जनता के बीच आप जाते हैं, क्या वो मुद्दे रहते हैं आपको? जनता के बीच हमारे सबसे पहले जाते ही जाने का मकसद और हमारे मुद्दे और हमारी पार्टी की जो कार्यशैली है वो ये है कि हम सबसे पहले चाहेंगे, जाते ही साथ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहले उनकी पीड़ा को देखा जाता है कि हम जब आपके पास आए हैं तो गांव में जो भाईचारा जो हमारा हुआ करता था वो भिन्न भिन्न तरीके से खराब कर दिया गया, बांट दिया गया। लोगों को दलों में बांट दिया। अगर हम गलती से कुशवा हैं तो हमारे ऊपर हो सकता है किसी पार्टी की मोहर लगा दें, कोई अहरवार है तो उस पर किसी पार्टी की मोहर लगा दी, कोई यादव है तो उस पर किसी पार्टी की मोहर लगा दी, कोई कांग्रेसी है तो कोई उस पर किसी पार्टी की मोहर। कोई एक समाज किसी पार्टी की नहीं हो सकती है, तो क्लियर है, ये क्लियर है। हर समाज के हर पार्टी में, हर समाज मतलब हर पार्टी में हर समाज के लोग होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, पहचानने भर की देर होती है। सब एक दलाल होता है और एक दलदल होता है। दोनों में अंतर है। दलदल में गए तो वापस नहीं दिख रहा कि वो दलदल है, उसमें जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन दलाल है उसे कैसे पहचानेंगे? तो उसे कहीं ना कहीं हमें अपनी जो हमारे दिमाग, जो मस्तिष्क जो हमारा कहता है, जैसे हमने कभी कभी बात करें भाई साहब तो देखते साथ पहचान लिया था कि भाई साहब ऐसे हैं, तो ठीक है, वही कारण और वही समय आ गया है कि अपने गांव ग्राम में छुपे हुए जो दलाल हैं उनको पहचानो कि वो आपकी वोट की बोली कैसे लगाते हैं।
वोट की बोली लगाने के कई प्रकार होते हैं। एक हम प्यार में बिक जाएं तब भी हमारी वोट की बोली लग गई, एक हम पैसे से बिक जाएं वो भी हमारे वोट की बोली लग गई, एक हम दारू में बिक जाएं वो भी हमारे वोट की वैल्यू लग। सीधी सी बात है, दलाल हमें किसी न किसी प्रकार से बहलाएगा, फुसलाएगा। अच्छा, जो नेता होगा वो हमसे कड़े शब्द कहेगा। कड़े शब्द कैसे कहेगा? हम आपके बीच में आए हैं और आपके इन हितों की बात कर रहे हैं। ना हमारे पास दारू है, ना मुर्गा है, ना मीट है, ना पैसा है, और ना हमारे पास कोई बड़ा ग्लैमर है। हाँ। ना हमारे पास गुंडे हैं, ना बदमाश हैं। हम जो हैं सामने हैं आपके, और हमें वोट क्यों दो ये भी हम कहेंगे। वोट हमें इसलिए दो कि हमें पहचानो ना, हमारे चरित्र के बारे में जानो, हमारे परिवार के बारे में जानो, हमारे नेता के बारे में जानो, जिस नेता का हम झंडा लेके आए हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि मेरे नेता के नशा के व्यापार हों, आपको लगता है कि मेरे नेता के लूट के धंधे हों, तो आप समझ जाइए मेरा नेता बिल्कुल ख़राब है। अगर हम उसकी वाह वाह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नेता हमें खरीद चुका है। और अगर मेरे नेता के जो व्यापार हैं, जो रोजी रोटी चलाने का है, वो एक सामाजिक और एक सोशलिक अगर देखा जाए उनकी मेहनत है। शिक्षक स्कूल चलाने वाले व्यक्ति हैं, तो अब स्कूल चलाने वाले व्यक्ति को अगर देखा जाए तो वो तो शिक्षा ही कर रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं पहचानने के लिए कि हमें क्या करना है। रही बात मुद्दों की, तो हमारी पार्टी का सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा। बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत लोग आए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सर्वजन सुखाय पार्टी पूरी ताकत से बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ेगी। और अगर भविष्य में 2027 में अगर कहीं ना कहीं से अगर हम इस बुंदेलखंड में कहीं हमारा पांव जमता है, तो इस बुंदेलखंड को बहुत जल्दी कैपिटल बनाने की सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके बाद जैसे अगर देखा जाए, आज हमारे झांसी मेडिकल पे स्वास्थ्य की बहुत बुरी हालत है। इतनी बुरी हालत है कि लोग मेडिकल अगर चले जाएं तो पता नहीं कि उसका इलाज होगा या नहीं होगा। तो ये भी हमारे सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। ये कमियां कैसे दूर हो गई जो स्वास्थ्य व्यवस्था है? ये स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं, ये हमारे जो नेता हैं, जो प्रशासन है, वो इन्हें बड़े आराम से कम कर सकता है। लेकिन करते क्या है, आपने अगर मुद्दा उठाया तो साहब आप भी थोड़ा सा हिस्सा ले लो। बात तो ये है ना, हिस्सेदारी चल रही। बिल्कुल। हाँ। अब कोई कहे कि साहब इसका प्रमाण दे दो, तो साहब प्रमाण देने के बाद क्या होगा? पहले जब हमारे नेता हुआ करते थे, जैसे किसान नेता नाम हमें याद नहीं, चौधरी चरण सिंह जी, शायद कोई हादसा हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? एक जिम्मेदारी पद पे बैठने के बाद अगर हम उसको स्वीकार ना कर पाए, अपनी गलती स्वीकार ना कर पाए, तो वो हमारे नेताओं का मानना रहता था कि साहब हमें इस कुर्सी पे बैठने का, इस पद का कोई महत्व नहीं है, हमें इस पद को तुरंत छोड़ देना चाहिए अगर हम जनता के लिए अगर खड़े ना उतर पाए। लेकिन आज लोगों से स्टूल नहीं छोड़ा जाता, कुर्सी तो बहुत दूर की बात, पद पावर तो बहुत दूर की बात। सही बात है, सब हर कोई लगाए पद पावर के लिए। तो सीधी सी बात है, यही हिस्सेदारी है। जहाँ उनकी कमियां उन्हें नजर आने लगी, तो जो कमियां गिनाता है उसे भी खरीद लिया जाता है। एक बात, आपने निवाड़ी में भी राजनीति की जी, और झांसी में भी की जी, तो क्या अंतर लगा दोनों, उत्तर प्रदेश और एमपी में? देखिए, निवाड़ी और उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करी जाए, है तो बुंदेलखंड, है तो बुंदेलखंड। हाँ। अच्छा, हमारे लोग बुंदेलखंड के जो समाज है, सभी समाज के जो लोग हैं वो बड़े भावुक हैं। आप अच्छी बात लेके जाओगे तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं आपसे कि हाँ साहब कोई आए थे हमारी बात सुन गए। और अभी तक यही होता चला आ रहा है। और उस भोले वाली बुंदेलखंड की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है लोगों ने। तो कैसे ठगा? ठगा ऐसे प्रकार से कि जैसे हम एक बैनर लेके आए, बड़ी अच्छी बातें करी, लोगों ने हम पे विश्वास भी जताया, हम रहने वाले कहीं के हों, कहीं से हैं, हमें लोगों ने यहाँ से विधायक भी बनाया, नेताओं लोगों को, और बनाते भी चले आए। बिल्कुल। कुछ लोगों को भी और भी हैं जिन्हें बनाया है, चाहे वो निवाड़ी हो, आपका झांसी हो। अगर झांसी की बात करी जाए तो जो प्रेजेंट में विधायक हैं, अगर जैसे आपको पता हो, अभी कुछ दिन पहले अपने निवाड़ी में एक मुद्दा चला था, स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। हाँ। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो हमें ये बताओ, अगर स्थानीय प्रत्याशी की अगर बात करी जाए तो सभी लोग तो स्थानीय ही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आप अगर जैसे गलती से हमारा जन्म आपके निवाड़ी में हो गया, तो झांसी तो नाते रिश्तेदारी सबकी है।
तो ठीक इसी प्रकार से तो स्थानीय तो एक लोग बाग का संदेश रहता है कि स्थानीय हो, लेकिन बात है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र है, आप कहीं भी जाकर मैं चुनाव भी लड़ यही सकते चाहता हैं, हूँ, मैं भी आप यही कहीं भी जाकर चुनाव हाँ, लड़ सकते वही हैं, लेकिन आपकी विचारधारा क्या है वो जनता देखती है। वो मैं बता रहा ना आपसे, क्या कह रहा है कि वो होना भी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ हाँ। कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, लेकिन अगर एक बार अगर लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हीं लोगों ने उन्हें सम्मान दे दिया, तो फिर वो बाहरी प्रत्याशी नहीं कहला सकता। झांसी में आप कब से रह रहे हैं? झांसी में तकरीबन मुझे 20 साल से ऊपर हो चुका रहते रहते। हाँ राजनीति का पारिवारिक बैकग्राउंड का है, जैसे आप युवा हैं जी। आप कैसे आप राजनीति में आना होगा आपका जी। ये कहते हैं ना कि आपका कैसे आए, आप किसको देख कर आए, कोई परिवार में था आपकी राजनीति में? मेरे परिवार में राजनीति से कोई नहीं था। हाँ। ना हमारा कोई पारिवारिक कोई बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है। कैसे विचार आया आपको? विचार ऐसे आया कि साहब कभी कभी माननीय काशीराम जी को कभी कभी यूट्यूब पे सुनते रहते थे, देखते रहते थे। तो जैसे हर युवा की एक पहचान होती है कि पढ़ लिख गए तो एक नौकरी मिल जाए परिवार चलाने के लिए, बस इससे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन पता नहीं, हो सकता मोबाइल ही हमें इसलिए मिला हो। कुछ लोग मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं और हमारे लिए वो मोबाइल सही साबित हो गया। तो हमने कहीं ना कहीं, जैसे बड़े नेता आए, कभी झांसी में कोई प्रोग्राम हुआ, तो हमारी एक मतलब हमेशा मन में एक बात रहा कि जो भी नेता यहाँ आए उनके बारे में सर्च जरूर करें। फिर वो नेता बना कैसे है, किनके विचार लेके चला। आपको लगन पहले से थी कि नेता बनना है आपको? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है। हाँ, राजनीति में आने का शुरू से ही मेरा रहा है और हमेशा लोगों से बातें भी हमारी ऐसी राजनीति वाली रही हैं, हमेशा सामाजिक बातें रही। तो हम सबके बारे में सर्च करने लगे। एक जमाने में जिनका आपने नाम लिया दीपक जी को, मैंने उनको भी सर्च किया था कि वो राजनीति में कैसे आए। तो उनका भी जीवन बड़ा अच्छा संघर्षमय रहा, ऐसी बात नहीं है। छोटी सी उम्र से उन्हें लगन, बिल्कुल मेहनत से। फिर उसके बाद उनके बाद या उनके पहले, मतलब कह भी सकते हैं, हमने उमेश यादव जी को भी सर्च किया कि यार हम इन व्यक्ति को भी देखते आ रहे हैं, ये तो कभी कुछ है नहीं, फिर इनका सम्मान कैसे है समाज में। तो फिर देखा कि जरूरी नहीं कि आपको पद या पोजीशन मिल जाए तो ही लोग आपका सम्मान रखें। आपके विचार, आपका चरित्र, अगर आपकी गुणवत्ता है तो नेता आपको, जनता आपको नेता से ज़्यादा सम्मान दे सकती है, जो मैंने एक इनमें देखी है। और उसके बाद 2011 या 12 में मेरी मुलाकात उमेश यादव जी से हुई। फिर उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई, सुना और इनको देखा और फिर इन्हें देखते रहे। ऐसे कहते नहीं कि किसी के साथ ज़्यादा दिन रहने लगो तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा पता लग जाता है। उमेश यादव की क्या वो आपको चीज़ें सामने अच्छी लगी हैं जिनसे आप अभी भी जुड़े हैं, लगातार जुड़े रहे? और हाँ, उनकी मैं आपको विशेषता बता दूँ, उनकी जो चेतना है, जैसे हम अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम करें या कुछ भी करें XYZ राजनीति से लेके, तो वे उसको बड़ी प्रशंसा से आपको आपकी मदद बड़ी अच्छे से करते हैं। भले वो किसी दल में हो, जो भी उनकी समाज सेवा रही हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम कुछ काम करते हैं, हम हो और हमारे जैसे कई लोग जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो उन्हें मोटिवेशन बड़े अच्छे से करते हैं कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे करना, और ऐसे से ऐसे करने से अच्छा भी रहेगा आपका, और लोगों से सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की बात करनी है, राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करनी है। आपके जो भाव हैं वो आप लोगों तक बताओ, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। बोले आपको क्यों? बोले आप अगर कहोगे तो लोग बाग आपको नेता समझेंगे। बोले आप नेता ना बनो, उनके सुनने वाली, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनना, उनकी आवाज सुनने वाले बनो आप। नेता वो अपने आप बना देंगे आपको। उमेश यादव जी ने कई पार्टी ज्वाइन की, कई दल बदले हैं जी। तो इस दल बदलने का क्या कारण रहा है? आपका बहुत करीबी हैं, क्या निजी स्वार्थ था कुछ? नहीं, उनका स्वार्थ तो नहीं कह सकते। उनके साथ हमेशा छल किया जाता है। कहते नहीं है कि सीधा भाव जो आदमी का हो, यार जो राम जी की रज लगाए हो, उनकी चौकीदारी के दरवाजे पर बैठा हो, वो व्यक्ति भले कैसे उसके मन में छल कपट होगा, वो तो भाव प्रतीक है। जैसे आप चले जाओ, आप अपने भाव प्रकट कर दो कि भाई साहब हम फलाने फलाने दल से हैं और आपके आने से ऐसा हो सकता है, तो आप करिए। तो भाई अब जैसे टिकट खरीदने बेचने वाले तो वो है नहीं। भाव माता गांधी उन्होंने की ठीक है साहब, जैसा आप लोग को भाई आप लोग बड़े नेता हो, आपके आने से और आपके विचार अच्छे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, भाई आपकी मदद करने में हमें कुछ नहीं जा रहा। तो उन्हें
इस तरीके से छल लिया जाता है। जैसे कि अगर 2013 के चुनाव की बात करी जाए तो आप बताइए, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और भी बीजेपी के बड़े नेता खुद उनके पास आते हैं, ऑफर दिया था, ऑफर देते हैं। हाँ, उमेश जी आप तैयारी करिए। हाँ, तैयारी करने के बाद पूरे, आपको पता हो शायद नहीं भी हो, पूरे जिले में इतना बड़ा वो चला कि साहब उमेश यादव जी भाजपा में आ चुके हैं और अब ये चुनाव लड़ेंगे। फिर ऐसा क्या जाता है कि 10 दिन में टिकट चेंज कर दिया जाता है। आप बताइए, सीएम जो क्या, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री जो हैं वही तो टिकट तय करते हैं, और तो कोई टिकट तय करता नहीं है। स्वयं जो 4 लोग उन्हें उस पार्टी में लेके आते हैं और फिर 10 दिन बाद उनका टिकट नहीं करते हैं, तो छल लिया ना। हाँ। तो टिकट नहीं मिला मतलब पार्टी छोड़ दो। अब सोचिए तुम, नहीं पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने। हाँ। टिकट ना मिलने के बाद भी सोचिए, इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा वादा। हाँ। मेरे अंदाज से किसी नेता में नहीं कह सकता कि इतनी ताकत होगी कि टिकट ना मिलने के बाद भी उस पार्टी पे पूर्ण रूप से ईमानदारी जताई थी। आज़ादी के बाद कभी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी निवाड़ी और प्रतिपुर जीती नहीं। माफ करिएगा साहब, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, उमेश यादव वो शख्स है जिसने आज़ादी के बाद आपकी निवाड़ी और प्रतिपुर दोनों सीटें जिता के दी थी। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने उमेश जी को क्या दिया? नहीं, इस बार विधानसभा में फिर अचानक कांग्रेस में ज्वाइन किया। फिर वही मैं बता रहा ना कि जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान के लिए बुलाया था कि आप हमारे पास आए, हम आपका स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। तो अब वो तो आप जानते हो मीडिया वाले हैं, वो तो कभी भी कुछ भी कहने लगते, साहब उमेश यादव जी ने कांग्रेस, अब जैसे आप हमारे घर आओगे, आप हमारे घर आओगे तो हम अपनी पार्टी का आपको एक गमछा तो पहनाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अनिल जी ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये तो नहीं, बीजेपी में है तो आप कांग्रेस का नहीं पहना सकते हमें। नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे उन्होंने ये तो कहा नहीं कि हम आपको सम्मान के तौर पर उन्होंने मंच पे बुलाया, और ये भी नहीं कहा कि उमेश जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस परिवार उमेश यादव जी का स्वागत, अभिनंदन करता है। हाँ। और ये तो कहीं बात कही नहीं गई थी। तो अब वो तो मीडिया है भैया, कुछ भी कह सकते। तो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बस बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन अब एक बात और है, आपकी विचारधारा और उमेश यादव जी विचारधारा थोड़ी थोड़ी मिलती है। लेकिन आप भी निवासी जिले, निवाड़ी जिले के एमपी के हैं, वो भी एमपी के हैं, लेकिन वो अभी राजनीति कर रहे हैं एमपी में। लेकिन आप अचानक निवाड़ी छोड़कर वही मुद्दे हम आए हैं। अब झांसी कैसे चले गए? झांसी इसलिए चले गए, सर्वजन सुखाय पार्टी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो निर्देश हमें दिया गया कि सबसे पहले हमें अपनी उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारे बुंदेलखंड से लगे हुए, अच्छा बुंदेलखंड में हम लोगों का सब जगह मिलना जुलना रहा है, तो झांसी केंद्र के तौर पे हमने उसको राजनीतिक अपना केंद्र बनाया। इसलिए झांसी से हम जिलाध्यक्ष इसलिए बने ताकि हम अपने आसपास के जो हमारे झांसी से जुड़े हुए शहर हों, कस्बे हों, उन तक हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएँ, क्योंकि आने वाले समय में सर्वजन सुखाय पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। तो ये तो कहीं नहीं कह सकते कि हम झांसी में राजनीति करें। झांसी में हम लोगों को अपनी पार्टी को, अपनी उपलब्धियां जो हैं पार्टी की, वो बता रहे हैं और लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि जिसे कोई सम्मान नहीं दे रहा उसे हम जैसे सम्मान देने के लिए तैयार हैं, नेता बनाने के लिए तैयार हैं। जो भी उनकी सामाजिक सेवाएं हैं उन तक उन्हें पहुंचाने के लिए हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी तत्पर है। इसलिए हम झांसी को हमने केंद्रीय अपना राजनीतिक केंद्र बनाया। तो आप जनता की मदद कैसे करते हैं? जनता की मदद, लोगों के बीच में जब अपन जैसे गाँव में जाते हैं तो सभी लोग आ ही जाते हैं लगभग। किसी की छोटी छोटी सी समस्याएं अगर आपको बताएंगे तो हंसी और आती है कि बताओ प्रशासन इतना भी गिर गया है। एक गरीब का राशन कार्ड बनाने में लोगों को तकलीफ होती है, एक वोटर आईडी कार्ड बनाने में बीएलओ को तकलीफ होती है, एक आधार कार्ड में नाम करेक्शन पे लोगों को तकलीफ होती है, एक 50 टोकन बांट देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिला झांसी इतना बड़ा है, झांसी 60 वार्डों की बात कर रहा, रूरल एरिया तो आप हटा दीजिए अभी, उनमें से आप 50 लोगों को आधार कार्ड का एक टोकन देते हो पोस्ट ऑफिस में। क्या खाली 50 ही लोगों की समस्या है पर डे? और कहाँ जाएंगे? तो जब आपको सरकार तनख्वाह मुआयना करा रही है, सारी चीज़ें करा रही हैं, तो उसको जल्द से जल्द करना चाहिए। लोगों को क्यों परेशान है? राशन कार्ड वाले ऑफिस में जाओ तो वहाँ ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, फलाना लाओ, ढिकाना। एक बार में आप उस बेचारे को बता दो, देखो अनपढ़ आदमी है, उसे नहीं है कुछ पता, वो आपसे, आप अधिकारी हो, आपसे मदद के लिए आया है, आप उससे 2 मिनट तमीज़ से बात नहीं करते हो। जाइए, आप कैसे आए आप यहाँ पे? ये आपका तरीका है? बताइए, वो आदमी किससे शिकायत करेगा? कहाँ जाएगा वो व्यक्ति?
ये सब चीज़ें आप जनता के भी जाते हैं जब मिलते होंगे? जी, जनता हमें बताती है कि बाबूजी हम फलाने उसमें गए थे अध्यक्ष जी, तो उन्होंने हमें इस तरीके से बर्ताव किया हमसे। तो कभी कभी जैसे कहते नहीं, जैसे हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, ना कोई पावर ना कोई पोजीशन, लेकिन ठीक है राम जी ऐसी फिजा बनाए हैं कि चलो अगर कोनो अधिकारी तक अगर बात पहुंच जाए तो कैसे ना कैसे वो अधिकारी काम तो कर लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम गलत करने के लिए आए नहीं। अगर हमने किसी के, और हमारे यही छोटे छोटे से काम है, हम किसी से ये तो कह नहीं सकते कि नहीं साहब हम आपको कलेक्टर बना देंगे, आपको विधायक बना देंगे, आपके लड़के की नौकरी लगवा देंगे, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी नहीं। आपकी छोटी छोटी सी बातें हैं वो हम कर, जैसे आप राशन को लेके ले लो, कंट्रोल वाले कितनी मनमानी करते हैं। अगर 100-100 200-200 ग्राम 500-500 ग्राम ये मारेंगे तो एक गांव में 3-4 हज़ार आदमी तो रहता ही होगा। तो 3-4 हज़ार आदमी के अगर 500 ग्राम से अगर कैलकुलेट किया जाए तो मेरे हिसाब से तो वो चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा तनख्वाह उसकी है, हमें लग रहा है। तो अगर इस चीज़ पे अगर हमको हमारे चीफ मिनिस्टर जी नहीं लगा पा रहे, हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब नहीं लगा पा रहे हैं, तो माफ़ करिएगा, आपका कोई मतलब नहीं, लोग परेशानी हैं। और क्या समस्या रहती है लोगों की? बस और समस्या सबसे ज़्यादा देखा जाए तो शिक्षा को लेके लोग बड़े परेशान रहते हैं, और एक स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि स्वास्थ्य वो चीज़ है, आदमी का घर भी बिगड़ जाता जब इंसान का स्वास्थ्य खराब होता है और उसके पास व्यवस्था ना हो, और सरकारी अस्पताल जो सरकारें बनवाती हैं, वो जो दावा करती हैं, उन पे अगर उस तरीके का इलाज ना हो पाए तो वास्तव में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शिक्षा है, किसी गरीब परिवार में अगर कोई बच्चा अगर अच्छी शिक्षा अगर पढ़ रहा है, अच्छा मन लगा के उसका अगर शिक्षा में योग्य है सारी चीज़ें, तो वो कहीं कहीं आर्थिक रूप से टूट जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ता ज़रूर है, फिर उसकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। तो आपकी पार्टी इन चीज़ों को कैसे देखती है, कैसे दूर करेगी इन कमियों को? इन कमियों को हम ऐसे ही दूर करेंगे कि हम बुंदेलखंड की समस्त जनता वासियों से बस एक ही चीज़ कहते हैं कि हमारे बुंदेलखंड में जब भी हमारी 2027 में सर्वजन सुखाय पार्टी 27 में जब चुनाव लड़ने के लिए जाएगी, तो ये सब क्लियर है कि विधानसभा चुनाव हर विधानसभा में आएगी, उतरेगी पार्टी? हाँ, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे बुंदेलखंड में आते हैं 19 सीटें सारों पे लगभग चुनाव लड़ेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सत्ता में है। ये आप कैसे विकास को देखते हैं, क्या विकास हो रहा है? देखिए, विकास तो सिर्फ कागजों में हो रहा, ग्रास रोड पे कुछ नहीं है। कागज में 100 किलोमीटर की सड़क भी बन जाती है, बुंदेलखंड आपको पता हो एक्सप्रेस वे बन भी गया था, उखड़ भी गया था, और सब कुछ हो गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और इनका बार बार नाम लेने से इनका ही नाम होता जाता है, इसलिए इनका नाम लेना बंद करो, लोगों तक इनकी आवाज़ ना पहुंच पाए, अपने आप साइलेंट हो जाएंगे। होता क्या है कि हम ही लोग इनको बार बार कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी का विकास बताइए, विकास बताइए। क्या विकास बता दें साहब, जब कोई विकास ही नहीं तो इनका तो नाम ही लेना। सत्ता में है, ठीक है, सत्ता में बहुत से दल रहे, ऐसा नहीं कि सत्ता में यही रहे हो। पहली बार सत्ता में कांग्रेस भी रही, आज वो भी सत्ता भी नहीं है। समाजवादी पार्टी भी रही, वो भी सत्ता से चली गई। तो अब इनकी भी बारी है, ये भी जाएंगे, क्योंकि सबको धीरे धीरे पता लगता जा रहा है सर्वजन सुखाय पार्टी, अगर जैसे हम लोग अपना मानते हैं कि ये साफ सुथरी पार्टी है। आप पार्टी के युवा हैं जी, तो युवा वर्ग को आप संदेश क्या देना चाहते हैं अपनी पार्टी की ओर से? युवा वर्ग को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लो। शिक्षित तो रहो ही रहो, अगर शिक्षित नहीं हो तो राजनीति नहीं कर पाओगे। और राजनीति वो चाबी है जिससे आप जो आप सपना देख रहे हो लोगों के प्रति, उनके भाव के प्रति कि उनकी हमें सेवा कैसे करनी है, तो वो एक सिर्फ आपकी राजनीतिक है, जिससे आप लोगों तक पहुंच भी सकते हो, लोगों की मदद भी कर सकते हो, और आने वाले समय में ना जाने कितने लोगों को आप भला कर सकते हो। बस एक अपना चरित्र और चित्र दोनों अपने संभाल के और अच्छे बना के रखना, और नेताओं और युवाओं जैसे मत बन जाना, व्यसन से दूर रहो। आज जो हम युवाओं में बड़े नेताओं ने घोल रखा है व्यसन, शाम तक कैसे भी करके कैसे भी देखा जाए, अगर आज व्यसन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा युवा पड़ा हुआ है। सिगरेट युवा जो सबसे ज़्यादा पी रहा है, दारू युवा पी रहा है, जबकि नशा तो एक शौक बना लिया है। ये शौक क्यों बनाया आप बताइए? ये कहीं ना कहीं हम युवाओं को दिशाहीन करने के है ना, कि अगर हम इस नशे की लतों में रहेंगे तो हम सिर्फ, जब नशा आदमी को सर पे चढ़ता है तो आदमी तभी तो गलत काम होते हैं। तो हम तो युवाओं से यही कहेंगे कि ये सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल अच्छा रखें,
स्वस्थ रखें, लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें और ये दिमाग से निकाल दें कि पैसे से राजनीति होती है। जो हमारे युवाओं को जो राजनेताओं ने भर दिया कि एक बड़ी गाड़ी, बड़ी बंदूक, बड़ा बंगला और बड़ी ऐसे फैसिलिटी होनी चाहिए तब आप राजनीति कर पाओगे। तो मैं अपने युवाओं से यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ करिएगा, जब मानवर काशीराम जी, मुलायम सिंह यादव जिन्हें सबने नेता माना, और लोहिया जी, इन्होंने कैसे काम किया? ऐसे तो किया। मुलायम सिंह जी ने भी बहुत काम किया, तब जाके कहीं ना कहीं तभी तो उन्हें मुख्यमंत्री स्वीकारा गया। अब वो एक अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया, वो बात का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मन तो जीता ना। अब खरे नहीं उतरे इसलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। ठीक है, लेकिन आपने बताया कि बीजेपी पार्टी विकास नहीं कर रही है जी, तो जनता क्यों चुनती है बीजेपी को? जनता बीजेपी को इसलिए चुनती है कि अभी तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस उत्तर प्रदेश में और देश में कांग्रेस को बहुत सारे दिन दिए, सालें दिए, दिन तो नहीं किया, सालों दिए। उत्तर प्रदेश में बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी को भी 3 से 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे। तो जनता सबको देख चुकी, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज जनता के सामने उसी धरती से, जिस धरती से लोग वाक कहते थे कि धरती पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसी धरती से उस धनी पुत्र का भी जन्म हुआ है। अब धनी पुत्र कैसे? अब लोग वाक यही सोचने लगते धनी पुत्र बोले पैसा ना, धनी पुत्र का मतलब होता है शिक्षित, शिक्षा के क्षेत्र में धन, जो चरित्र जिससे हम लोगों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा देने का काम किया, उन्हें हम धनी पुत्र कहते हैं, जिनका नाम शिव प्रसाद यादव जी हैं। वो उन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया है और इस पार्टी हम जैसे युवाओं को और कई बुजुर्ग जो अनुभवी हैं उन लोगों को इस पार्टी की कमान सौंपी गई, ना कि किसी रिश्तेदार को, ना कि किसी परिवारवाद को और ना ही किसी सामंतशाही को। अपन उत्तर प्रदेश में रोजगार को किस नज़र से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में रोजगार की अगर बात करी जाए तो सब कहीं ना कहीं तो मेरे हिसाब से सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। आप भी एक यूथ हो, युवा हो, मन बड़ा विचित्र रहता है कि चल क्या रहा हमारे देश में। युवाओं से उनकी नौकरी छीन ली गई है, और तो छोड़ो साहब, केंद्र सरकार ने युवाओं से नौकरी छीन ली गई है, जिसे जो हमारी सबसे बड़ी ताकत, जिसे हम इंडियन आर्मी कहते हैं, उसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया साहब। आप बताइए, 18 साल में आप भर्ती होते हैं, 17.5 साल में जीडी की भर्ती निकलती है। ठीक है साहब, तैयारी करिए, क्वालिफाइड है, कभी भी आपको अगर पता करना हो तो सिकंदराबाद जाइएगा। बहुत अच्छी दौड़ लगाई थी, एक्सलेंट दौड़ मारी थी हमने फौज में, अच्छा सिलेक्शन हुआ था, सारी चीज़ें। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखते नौकरी नहीं करी थी, क्योंकि जो हमें भर्ती कर रहे थे और जैसे ज़्यादा दिन कैंप में रहने लगो तो 2-4 लोगों से, बड़े फौजियों से थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि देखो साहब फौज का रूल होता है, रूल रेगुलेशन, आज्ञा। तो कभी हमने अधिकारियों से बातचीत करना चालू करी तो उन्होंने मतलब हमारी या भाषा शैली देखी हो या हमारे कुछ अच्छे कर्तव्य देखे हों। तो एक कर्नल साहब थे, नाम नहीं लेंगे उनका, उन्होंने हमसे मालूम क्या कहा, बोले बेटे एक बात पूछें आपसे हम यहाँ, आप फौज की नौकरी क्यों करना चाहते हो? नहीं साहब, बेसिक सी बात है, पहला देश की सेवा, दूसरा हमने घर चलाने के लिए। भाई सीधी सी बात है, अगर हम देश की सेवा करेंगे तो फिर हमारा घर कौन चलाएगा? हाँ। बोले ठीक। तो बोले आपको पता है आपकी सैलरी कितनी रहेगी? मैंने कि बिल्कुल साहब पता है, बेसिक में लगभग 18 से 25 के बीच में रहेगी। कह रहा बिल्कुल। तो बोले अगर आपसे एक बात कहें, बुरा ना मानो तो, बोले आपने जो ट्रेड चुनी थी, अच्छा हमें पता था नहीं कि ट्रेडों का मतलब क्या होता है साहब। हाई स्कूल पास करें तो उस समय भर्ती देख रहा था, हाई स्कूल करने वाले। तो भर्ती कहाँ तक पहुँच गए थे? आप पास हो गए थे सब क्वालिफाइड है, अपन डिस्पैच होने वाले थे हम। अच्छा, डिस्पैच की बात जो मैं बता रहा हूँ वो है, सारी फॉर्मेलिटी चल रही हैं, क्योंकि जब डिस्पैच होने के लिए बैग लगा के आ जाओ तो 5 से 7 दिन बिठालते हैं वो लोग अपने कैंपस में, डॉक्यूमेंट चेक वगैरह वेरीफाइड के लिए ये सारी चीज़ें भेजते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। तो उसी बीच में ऐसी बातें चीत होने लगी। बोले अगर बुरा ना मानो तो बोले तुम नौकरी ना करो, बोले तुमने हाउस कीपिंग ट्रेड चुनी है। हाँ। और जो आप सोच रहे हो वो आपको मौका नहीं मिलेगा। और अगर मेरी बात मानो, बड़े अच्छे व्यक्ति हो, टैलेंटेड हो,
कहीं ना कहीं आप राजनीति में चले जाओ, ये उनका कहना था। जब मैं तो फिर और ज़्यादा हमें ऐसा लगा कि यार एक तो हम अपने उनको नेता मानते, और फिर एक सिकंदराबाद में बैठा हुआ व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला, वो हमसे कह रहा हो राजनीति में चले जाओ। हाँ। तो फिर हमने कहा ठीक है यार दिनेश, अगर कुछ नहीं होगा राजनीति में तो ठीक है, खेती तो है ही भगवान की कृपा से, 2 वक्त की रोटी तो कमानी, वो कमा लेंगे कैसे भी करके। तो अगर कोई हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें बढ़ जाने चाहिए, वो बात का विषय जो होना होगा। तो हमने डिस्पैच के लिए मना कर दिया, हमने कहा हम नौकरी नहीं करेंगे। पूरा परिवार नाराज, क्या पागलपन है जी। तो ये जिंदगी में कई किस्से रहते रहे, लेकिन आज वही पिता, वही माँ, वही भाई सब लोग देखते हैं, खुश है, बड़े खुश होते हैं कि कम से कम हमारे परिवार में एक लड़का तो हमारा ऐसा निकला जो देश और समाज की सेवा की बात तो कर रहा, कम से कम लोगों के बीच में जा तो रहा। राजनीति के अलावा और आपका क्या है पीछे का? बस हमारा पीछे का लक्ष्य कुछ नहीं, व्यापार छोटा सा है। क्या व्यापार है? हमारा व्यापार कंस्ट्रक्शन का काम है, और फ्लैट वगैरह बनाना, ये कंस्ट्रक्शन में आते हैं, तो ये हम लोग करते रहते हैं। तो आपको लगा है कि आपको राजनीति में रहना है? बिल्कुल, और राजनीति भाव की राजनीति करेंगे, दिल की राजनीति करेंगे, और पूरी ताकत से करेंगे। समाप्त करते हैं, कोई और को संदेश देना चाहते हैं आप? बस एक यही संदेश देंगे कि हमारी जो पार्टी है सर्वजन सुखाय पार्टी, इसके बारे में जानो, इसके नेता के बारे में जानो, फिर देखना फिर आप सभी दल से तुलना करने के बाद फिर एक सोचना कि ये नेता कैसे हैं, ये दल कैसा है। जब आपको लगे कि हाँ ये दल आपकी बात कर रहा है, ये नेता चरित्रवान है, अच्छे व्यक्ति हैं, कोई ऐसे इनके फालतू वाले धंधे व्यापार नहीं है, चोरी चकारी वाले नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें आप हमारे नेता में तुलना करिएगा और नेताओं के, फिर आप हमारे दल में आइएगा और हमारे नेता से जुड़िएगा। और हमारे नेता के साथ साथ जो हमारे दल में आज जो पदाधिकारी गण हैं उनके बारे में भी सोचिए, जैसे आज हम ही हैं, आप हमारे बारे में भी सोचिए। साहब हमारा क्या व्यापार, हो सकता है हम आपके यहाँ बैठ के झूठ बोल दें, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तेदारी तो सभी की यहाँ वहाँ लगी है, मित्र यारी दोस्त यारी सभी की लगी है। तो किसी से भी पूछना कि हमारे इस दल में जितने भी पदाधिकारी हैं किस प्रकार का इनका चरित्र रहा है। तो जब चरित्र अच्छा है तो आप सबसे एक ही चीज़ कहेंगे, इन सारी बातों पर चिंतन करने के बाद आप हमारे दल में खूब आएँ, खूब जुड़ें और इस दल को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि ये दल वो है जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बातें हुई हैं। हमारे साथ थे कुशवाहा जी, तो जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सर्वजन सुखाय पार्टी के जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आमंत्रित किया।